हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का डिस्कशन हम बात करेंगे जुरिस्डिक्शन एंड कंसेंट। ये आज हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो बात करते हैं एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल की। एक सेटल्ड प्रिंसिपल क्या है? सेटल्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कंसेंट ना तो कोई राइट कन्फर कर सकती है और ना ही टेक है। ओके, सो कंसेंट could not confer and not take away jurisdiction of the court. Jurisdiction of courts. ओके, सो क्या बोला मैंने कि जो कंसेंट है वो ना तो कन्फर करेगी और ना ही टेक अवे करेगी जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स। सो इसका मीनिंग क्या है कि क्या मतलब होता है कि कंसेंट कन्फर करना और क्या मीनिंग होता है कि कंसेंट टेक अवे करना, ये हम लोग डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम केस लॉज। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ केस लॉज हम लोग डिस्कस करेंगे। केस लॉज डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट केस लॉ हम डिस्कस करेंगे एंतुले वर्सेस नायक का केस है। 1988 का केस है। उसमें क्या जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का वो देख लेते हैं। सो इस केस के अकॉर्डिंग पावर ऑब्वियसली पावर किसकी पावर? पावर टू क्रिएट एंड पावर टू एनलार्ज। पावर टू क्रिएट एंड पावर टू एनलार्ज क्या इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट और जुरिस्डिक्शन। ओके, and also the power to take away and power to confer. Okay, the rights of appeal. The right of appeal. तो इस केस के अकॉर्डिंग क्या है कि पावर creating and enlarging jurisdiction and power to take away or confer the right of appeal, ये completely और solely legislative character का है। legislative in character। देखिए इसका मतलब क्या है कि ये जो पावर है ये सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है या पार्लियामेंट अलोन कैन डू इट। पार्लियामेंट कोई कोर्ट नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, पार्लियामेंट कर सकती है बट कोर्ट नहीं कर सकती। सो क्या बताया मैंने कि पावर जो क्रिएट और एनलार्ज करने की है जुरिस्डिक्शन को,
और पावर कन्फर और टेक अवे राइट ऑफ अपील है, ये पूरी जो है लेजिस्लेटिव करेक्टर की है और इसको सिर्फ पार्लियामेंट क्रिएट कर सकती है। कोर्ट, चाहे वो सुपीरियर कोर्ट हो, चाहे वो इन्फीरियर कोर्ट हो, चाहे वो बोथ हो, सुपीरियर और इन्फीरियर कोर्ट, वो इन पावर को ना तो क्रिएट कर सकती है, ना एनलार्ज कर सकती है, ना कन्फर कर सकती है, ना ही टेक अवे कर सकती है। ओके, सो इस केस लॉ में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने की। इसके एडिशनल एक और बात की कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि कोर्ट एक ऐसी कोर्ट जिसके पास कोई इनहेरेंट जुरिसडिक्शन नहीं है, हैज़ नो इनहेरेंट जुरिसडिक्शन, ओके। सो एक कोर्ट जिसके पास कोई जुरिसडिक्शन नहीं है, इनहेरेंट जुरिसडिक्शन नहीं है, वो क्या क्या नहीं कर सकती है, ओके। सो उस जुरिसडिक्शन को ना तो एक्विस, ना वेवर और ना ही स्टोपल के बेसिस पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सो क्या है, कोर्ट जिसके पास कोई इनहेरेंट जुरिसडिक्शन नहीं है या कोर्ट जिसके पास कोई जुरिसडिक्शन नहीं है, उसको ना तो हम लोग एक्वेसेंस, ना वेवर और ना स्टोपल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, कैन क्रिएट इट, ओके। सो एक्विसेंस, वेवर और स्टोपल के थ्रू हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं ऐसी कोर्ट जिसके पास इनहेरेंट जुरिसडिक्शन नहीं है। सो ये फर्स्ट केस लॉ हम लोगों ने डील किया, एंटोले वर्सेस नायक का। सेकंड केस लॉ हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड केस लॉ है आपका किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान, ओके। तो सेकंड केस लॉ हम लोग डिस्कस करते हैं, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान, 1954 का केस। सो इस केस के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए हम अभी बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग बात कर रहे हैं कि कंसेंट कैसे कन्फर होता है, ओके। सो ये इस पूरे डिस्कशन में हम लोग कन्फरेंस ऑफ कंसेंट ये वो डील कर रहे हैं। अब बात करते हैं सेकंड केस लॉ की, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान। इस केस में क्या कहा कोर्ट ने कि अगर कोई जुरिसडिक्शन में डिफेक्ट होता है, अगर इफ देयर इज अ डिफेक्ट इन जुरिसडिक्शन, ओके, सो ये कंसेंट ऑफ पार्टी के थ्रू कन्फर नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स दैट कैन बी क्योर्ड or can be cured by the consent of parties, ओके। सो पार्टीज जो केस की हैं या किसी सूट की पार्टीज हैं, उनके कंसेंट से डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन क्योर नहीं हो सकता, ओके। सो अभी क्या पढ़ रहे हैं, कन्फरेंस ऑफ कंसेंट। सो दैट मीन्स कि अगर कोई जजमेंट है कोर्ट का, कोई ऑर्डर है या कोई डेक्री है, ओके, अगर वो जजमेंट, ऑर्डर और डेक्री एग्जैक्ट है और टेक्निकली करेक्ट है बट विदाउट जुरिसडिक्शन है, तब भी वो नलिटी मानी जाएगी, ओके। अब तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर कोर्ट एक डेक्री पास करती है
डेक्री, ओके, या जजमेंट, ये ऑर्डर। तो डेक्री से बात करते हैं। तो अगर कोई डेक्री है जो कि कोर्ट पास करती है, बट विदाउट जुरिस्डिक्शन, और यहाँ पर डिक्री एग्जैक्ट हो सकती है या टेक्निकली करेक्ट हो सकती है। सो कितनी भी टेक्निकली करेक्ट और एग्जैक्ट डिक्री हो, बट अगर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उस मैटर में नहीं है तो ये डिक्री नलिटी होगी। ये डिक्री, ये डिक्री जो है ये नलिटी होगी, और इसकी वैलिडिटी चैलेंज की जा सकती है। ओके, सो इसकी वैलिडिटी कैन बी चैलेंज्ड। इसकी वैलिडिटी कैन बी चैलेंज्ड एट एनी स्टेज। ओके, सो हम लोगों ने बोला कि अगर कोर्ट एक डिक्री पास करती है बट उसमें उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो कितनी ही टेक्निकली करेक्ट डिक्री हो तो वो नैलिटी मानी जाएगी, और उसकी वैलिडिटी किसी भी स्टेज पे चैलेंज की जा सकती है। और ये स्टेज कौन सी हो सकती है? ये स्टेज हो सकती है जब उस डिक्री का एग्जीक्यूशन किया जाएगा, एग्जीक्यूशन की स्टेज भी हो सकती है, और कोलैटरल प्रोसीडिंग्स की स्टेज भी हो सकती है। कोलैटरल प्रोसीडिंग की स्टेज भी हो सकती है। सो इन स्टेज पे इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया जा सकता है बिकॉज ये वैलिड नहीं है। ओके, सो यहाँ से क्या बात कर रहे हैं कि जो डिक्री है जो कि कोर्ट ने विदाउट जुरिस्डिक्शन पास की है, उसको हम लोग नलिटी बोलते हैं। ओके, इस डिक्री को कॉरम नॉन जुडिस भी बोलते हैं। अगर इन शॉर्ट हम लोग बोलना चाहें, यहाँ पर मैं एक लास्ट अगर एक लाइन लिखना चाहूँ तो इस लाइन को मैं लिख सकता हूँ कि द डिक्री पास्ड बाय कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन is quorum non juris। quorum non juris, इसको समझते हैं। quorum non juris को क्या है? सबसे पहले तो quorum non juris एक लैटिन मैक्सिम है, लैटिन लीगल टर्म है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है नॉट बिफोर अ जज, नॉट बिफोर अ जज। इस quorum non juris को थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका मीनिंग है। सो हम पढ़ना चाह रहे हैं quorum non juris को। quorum non juris को हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो quorum non juris क्या है? quorum non juris एक ऐसी लीगल प्रोसीडिंग है जो कि किसी जज की अथॉरिटी के बाहर है। दैट मीन्स द लीगल प्रोसीडिंग विच इज आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ अ जज।
ओके, सो कोरम नॉन जुडिस क्या है? एक ऐसी लीगल प्रोसीडिंग जो कि किसी जज की अथॉरिटी के बाहर है। सिंपल। और ऐसा क्यों बाहर है? वाई? द रीजन वाई? द फर्स्ट रीजन इज द इम्प्रॉपर प्रेजेंस। जहाँ पर प्रेजेंट करने चाहिए ऐसा सूट या प्रोसीडिंग, वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो पाई। किसी दूसरी कोर्ट में प्रेजेंट होनी थी, इस कोर्ट में नहीं हो पाई, एंड विदाउट लीगल जुरिस्डिक्शन। सो सपोज कीजिए पार्टी को, अगर किसी पार्टी को हाई कोर्ट में जिस मैटर में वो रिलीफ सॉर्ट कर रहा है, वो हाई कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करवाना चाहिए था, बट वो सिविल कोर्ट, एक लोअर इंफीरियर कोर्ट में अगर ये सूट फाइल करता है, सो ये जज की अथॉरिटी के आउटसाइड होगा। ओके, एंड सेकंड, सो इसलिए जो है वो कोरम नॉन जुडिस में आ जाएगा। एंड सेकंड, विदाउट जुरिस्डिक्शन। अगर स्टैच्यूट ने वो किसी पर्टिकुलर मेथड या किसी पर्टिकुलर मैटर का जुरिस्डिक्शन किसी कोर्ट को कन्फर नहीं किया है, तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि वो कोर्ट क्या है? विदाउट लीगल जुरिस्डिक्शन। उस मैटर का जुरिस्डिक्शन उस कोर्ट को नहीं स्टैच्यूट ने प्रोवाइड कर रखा है। सो विदाउट लीगल जुरिस्डिक्शन। इसको एक और वे में हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कोरम नॉन जुडिस क्या है। कोरम नॉन जुडिस एक ऐसा इंडिक्टमेंट है या सेंटेंस है, एक ऐसा सेंटेंस जो हम लोग बोल सकते हैं, एक ऐसा इंडिक्टमेंट और सेंटेंस जो कि कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल, कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल जिसकी कोई एक ऐसा इंडिक्टमेंट या सेंटेंस जो कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल प्रोनाउंस करती है, जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए किसी अक्यूज़ को पनिश करने की। ओके, सो मैंने क्या बोला कि इंडिक्टमेंट और सेंटेंस जो कि कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल प्रोनाउंस करती है, विच हैव नो अथॉरिटी, कोर्ट की विच हैव नो अथॉरिटी टू ट्राई। ओके, एक किसी एक्यूज़ को ट्राई करने की कोई अथॉरिटी नहीं है किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, ऑफ एनी काइंड ऑफ एनी पर्टिकुलर, आई मीन दैट और एनी पर्टिकुलर और दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। सो क्लियरली ये लॉ का वायलेशन होगा, क्लियरली इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ लॉ, क्लियर ओके। सो इस इंडिक्टमेंट और सेंटेंस को हम कोरम नॉन जुडिस बोलते हैं, कोरम नॉन जुडिस बोला जाता है। अब हम लोग अब नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे। यहाँ तक तो अभी तक हम लोगों ने बात की थी कि कंसेंट कन्फ्रेंस। ओके, अभी तक हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, दिस इज द कन्फर ऑफ कंसेंट। ओके, मैं आपसे एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि क्या मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट मैंने स्टार्टिंग में दिया था कि कंसेंट जो है ना तो कन्फर करेगा ना ही लेगा किसी भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन। इन शॉर्ट, किसी भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ना तो कन्फरेंस ऑफ द पार्टी और ना तो कंसेंट ऑफ द पार्टी
कन्फर कर सकती है, ना कंसेंट ऑफ द पार्टी टेक अवे कर सकती है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। सो इसमें हम लोगों ने अभी फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया कि कैसे पार्टी कन्फर करेगी, कैसे पार्टी कंसेंट तो कन्फर कर रही है बट वो जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट नहीं ले सकती, मतलब जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट कन्फर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। तो किसी मैटर में अगर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है तो पार्टी का कन्फरेंस और द कंसेंट ऑफ द पार्टीज उस जुरिस्डिक्शन को क्रिएट और कन्फर नहीं कर सकती। अब हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे कि अगर किसी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है तो पार्टी का कंसेंट उस जुरिस्डिक्शन को नहीं ख़त्म कर सकता। ओके, सो बात करते हैं इसको मैं लिख लेता हूँ सेकंड पार्ट का। तो दैट मीन्स कंसेंट टेक अवे, consent not taken away the jurisdiction of court। तो सेकेंड पार्ट से हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे। सो क्या मैंने बोला, मैं अब लिखता हूँ, अगर कोई कोर्ट है, अगर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड कर रखा है स्टैट्यूट ने, इफ़ द कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन, पहले पार्ट में क्या था, कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं था तो वो कोर्ट का जजमेंट या डेक्री जो है और ऑर्डर वो नैलिटी माना जा रहा था। अब हम लोग इस पार्ट में देख रहे हैं कि कोर्ट को जुरिस्डिक्शन प्रोवाइडेड है। सो इफ़ द कोर्ट, दैट मीन्स कोर्ट हैज़ गिवन या कोर्ट हैज़ द जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड अ डिस्प्यूट। अगर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है सो इट कांट बी टेकन अवे बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। This can't be taken away taken away by consent of parties, so अगर पार्टीज़ एग्रीमेंट करती हैं, पार्टीज़ के बीच एक एग्रीमेंट होता है, फॉर इंस्टेंस क्या एग्रीमेंट होता है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट को एब्सोल्युटली ऑस्ट कर दिया जाए, ऑस्ट एब्सोल्युटली, ओके, ऑस्ट एब्सोल्युटली jurisdiction of the court, okay, oust absolutely the jurisdiction of the court। सो ये क्या, अगर कोई एग्रीमेंट करती है पार्टी कि वो एब्सोल्युटली जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट को आउट कर लेंगी, सो ये अनलॉफुल है, ये वॉइड है और ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। ओके, सो क्या मैंने बोला कि अगर एग्रीमेंट होता है जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट को एब्सोल्युटली ख़त्म करने के लिए तो ये अनलॉफुल है, बिकॉज जुरिस्डिक्शन तो स्टैट्यूट ने प्रोवाइड कर रखा है। और अगर पार्टीज इसको ऑस्ट करने के लिए एग्रीमेंट करती हैं तो वो एग्रीमेंट अनलॉफुल होगा, वॉइड होगा और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होगा। और ये पार्टीज़ कैसे एग्रीमेंट कर सकती हैं, कोई इलीगल या इमोरल काम करके। ओके, सो इसके लिए एक मैगज़िम है, मैं उस मैगज़िम को लिखता हूँ, फिर हम लोग उस मैगज़िम को समझते हैं। ये मैगज़िम है आपकी एक्स डोलो मैलो नॉन ऑडिटर एक्टियो, ओके, एक्टियो। सो ये क्या है, एक्स डोलो मोलो नॉन ऑडिटर एक्टियो। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? सो व्हाट इज द लिटरल मीनिंग?
इसका लिटरल मीनिंग होता है कि a right of action, a right of action cannot arise, a right of action cannot arise out of fraud. कोई पार्टी फ्रॉड करती है और फ्रॉड करने के बाद अगर वो कोर्ट में जाती हैं और अपने राइट को क्लेम करती हैं तो ये अनलॉफुल है, ये वॉइड है और ये अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। ये इस सेंटेंस का मीनिंग है कि पार्टीज़ के एक बीच एग्रीमेंट हुआ किसी का फ्रॉड करने का जो कि इलीगल है। सो ये एग्रीमेंट क्या करता है, ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कंप्लीटली आउस्ट करता है, तो ये अनलॉफुल होगा और वॉइड होगा या अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होगा। इसको एक अनदर टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। इसको नेक्स्ट टर्म में क्या लिख सकते हैं, मैं इसको लिखने की कोशिश करूँगा। दैट मीन्स नो राइट ऑफ एक्शन, नो राइट ऑफ एक्शन कैन हैव its origin in fraud. ओके, सो ये सेंटेंस पढ़ के क्लियर हो जा रहा होगा कि अगर फ्रॉड होता है या पार्टीज फ्रॉड करती हैं या कोई एग्रीमेंट करती हैं फ्रॉड करने का, सो ऐसे एग्रीमेंट में कोई राइट नहीं वो क्लेम कर सकती। ओके, सो सपोज कीजिए कि क्या इसका एक्सप्लेनेशन क्या, मैं एक बार और देने की कोशिश करूँगा कि कोर्ट हेल्प उस आदमी की हेल्प कभी नहीं करेगी जो कि अपना सूट तो फाइल कर रहा है कोर्ट में, बट वो सूट, वो एक्शन या वो कॉज ऑफ एक्शन उसका इमोरल है या इलीगल एक्ट है। ओके, या इमोरल एक्ट है या इलीगल एक्ट के बेसिस पे अगर कोई आदमी या कोई पार्टी अगर अपना कॉज ऑफ एक्शन प्रेजेंट कर रही है कोर्ट में, तो कोर्ट उसकी हेल्प नहीं करेगी। सो अब बात करते हैं कि सपोज कीजिए अगर स्टैच्यूट ने, दिस इज कोर्ट, दैट मीन्स देयर आर 2 or more कोर्ट्स। और सभी को जुरिस्डिक्शन प्रोवाइडेड है। ओके, ये सभी जो है को स्टैच्यूट के बेसिस पे किसी भी सूट को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन प्रोवाइडेड है, जुरिस्डिक्शन टू ट्राई सूट। ओके, तो क्या बोला कि अगर 2 or more कोर्ट्स हैं और इन सभी कोर्ट्स को किसी भी सूट को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन है, तो ये पार्टीज़ पर डिपेंड करता है कि वो किस फॉरम को चूज़ करती हैं, या ये पार्टीज़ के कंसेंट पर डिपेंड करता है कि वो किस कोर्ट में जाना चाहती हैं या किस कोर्ट में जाना नहीं चाहती हैं। और पार्टीज़ के बीच ये एग्रीमेंट, क्योंकि ये वैलिड एग्रीमेंट है और ऐसा एग्रीमेंट जो है वैलिड होगा, लीगल होगा और एनफोर्सेबल होगा। वाई? बिकॉज ये कोई इमोरल एक्ट नहीं है पार्टीज़ का, ये कोई इलीगल एक्ट नहीं है पार्टीज़ का, और ये जो एक्ट है वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। ओके, बट ये इस टाइप का एग्रीमेंट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। ओके, सो इसको लिख देते हैं और हमारा आज का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर 2 or more कोर्ट्स हैं, उनके पास किसी भी मैटर को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन है, सो दिस इज ओपन टू पार्टीज टू सेलेक्ट एनी फॉरम। ओके, टू सेलेक्ट एनी फॉरम। और पार्टीज क्या कर सकती हैं, पार्टीज किसी एक फॉरम में जाने में एग्री कर सकती है। सो पार्टीज में एग्री अमंग देमसेल्व्स।
ओके। सो पार्टीज़ आपस में क्या एग्री कर सकती हैं कि वो किसी भी एक फॉरम को चूज़ कर सकें। फॉरम में मतलब वो किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, बिकॉज हर एक कोर्ट को, 2 और मोर कोर्ट को किसी भी सूट को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन है। और ऐसा एग्रीमेंट मैं यहाँ पर इसको ग्रीन कलर से दे रहा हूँ। दिस एग्रीमेंट ये लीगल होगा, ये वैलिड होगा और ये इन्फोर्सेबल होगा। ओके। सो इसी के साथ मैंने ये टॉपिक करा दिया कि कैसे पार्टीज़ का कंसेंट किसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को नहीं ले सकता। एक बार से समराइज़ कराता हूँ कि सपोज कीजिए किसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन किसी सूट को ट्राई करने के लिए नहीं है, तो पार्टीज़ की कंसेंट कोई राइट कन्फर या पार्टीज़ का कंसेंट नहीं कन्फर कर सकता कोर्ट का जुरिस्डिक्शन। और दूसरे केस में अगर किसी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है किसी सूट को ट्राई करने का, तो पार्टीज़ का कंसेंट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं टेक अवे कर सकता। ओके। सो इसी के साथ मेरा डिस्कशन कंप्लीट होता है। गाइज, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट करें ये वीडियो कैसी बनी है, सच दैट कि और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स मेरी वीडियोस में हो सकें और मैटर आपको एक्सटेंसिवली मिल सकें। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।